हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आईबीए का एफिडेविट, उसमें कौन कौन सी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ हैं, और पेंशन फंड जिसके बारे में अधिकतर हम बात करते हैं, और रेगुलेशन के बारे में बात करूंगा। और आज भी जो कुछ भी कहूँगा ये 100% यदि कोई वकील चाहे तो कोर्ट में इसको यूज कर सकता है। मेरे पास ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आईबीए के जो स्टेटमेंट है इनके एफिडेविट का, उसमें से कुछ लाइन ली हुई हैं और कुछ मैंने इसका रेगुलेशन से ले रखा है। दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आईबीए क्या कहता है? आईबीए कहता है पेंशन फंड क्रिएटेड बाय द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स व्हाइल इन सर्विस। यानी पेंशन फंड जिससे हमको पेंशन मिलती है वो एम्प्लॉय और ऑफिसर ने कंट्रीब्यूशन किया उससे मिलती है। एक बात। अब रेगुलेशन क्या कहता है? रेगुलेशन कहता है द बैंक शैल बी ए कंट्रीब्यूटर टू द फंड। इस फंड में बैंक कंट्रीब्यूट करेगा एंड शैल एंश्योर दैट द सफिशिएंट सम्स आर प्लेस्ड इन इट टू इनेबल द ट्रस्टी टू टेक ड्यू पेमेंट टू बेनिफिशियरी अंडर दिस। रेगुलेशन यह कहता है कि कंट्रीब्यूशन केवल बैंक करेगा। आईबीए का एफिडेविट कहता है कंट्रीब्यूशन ऑफिसर्स और ये करेंगे पेंशन फंड में। और आईबीए फिर क्या कहता है? अपने उसमें खुद ही फंसता है। गवर्नमेंट द बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स हैव गिवन अप वन बेनिफिट। यानी बैंक ऑफिसर्स ने और इन्होंने अपना एक बेनिफिट छोड़ दिया प्रोविडेंट फंड का, कंट्रीब्यूट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। यानी जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन था एम्प्लॉयर से वो किसने छोड़ दिया? एम्प्लॉयर ने छोड़ दिया। यानी अपना नहीं छोड़ा, बैंक वाला छोड़ दिया। किसके लिए? टू गेट द बेनिफिट ऑफ पेंशन लेने के लिए। अब भैया 3.6 इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है और यहां जो आईबीए कह रहा है अपनी उसी एडमिट में, एक तो कहता है कि ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन से पेंशन फंड बना है। दूसरी जगह कहता है ये कि जो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन मिलता है एम्प्लॉयज को, उसकी जगह आपको पेंशन देते। यानी अपनी बात को अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और फिर रेगुलेशन ये कहता है कि इस पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन कहां से होगा? केवल और केवल बैंक करेगा। भाई क्या कमाल का एफिडेविट है। मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों को माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसके सामने रखा जाए कि साहब ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है, ये मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। आईबीए यहाँ कुछ कहता है, यहाँ कुछ कहता है, इनको खुद ही पता नहीं है ये क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद फिर कहता है ऑफिसर्स एसोसिएशन और इट वाज एग्रीड फॉर फर्स्ट टाइम बिटवीन द पार्टीज दैट पेंशन वुड बी इंट्रोड्यूस सेकंड रिटायरमेंट बेनिफिट इन ल्यू ऑफ बैंक्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड द सेड बाइपार्ट सेटलमेंट। और आगे अब कहता है कि पेंशन वुड बी इंट्रोड्यूस्ड सेकंड रिटायरमेंट बेनिफिट इन ल्यू ऑफ द बैंक कंट्रीब्यूशन। यानी बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है, बैंक जो कंट्रीब्यूट करता है सीपीएफ में, उसके बदले में पेंशन है। तो भैया आपने 2010 में सेकंड ऑप्शन हमारा पैसा क्यों काटा? और 2010 में जो इन्होंने पैसा काटा उसको अगेन मैं दोबारा वही आता हूं कि यहां मैंने कंपोजिशन ऑफ फंड के 7 रेगुलेशन में इसके सब रेगुलेशन दे रखे हैं। कहां तक दे रखे हैं? एच तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब रेगुलेशन है। तो यहां ये आईबीए कहता है कि जो पेंशन फंड है ये बनेगा कंट्रीब्यूशन किससे? एम्प्लॉयर ऑफिसर से बनेगा। 22 साल के बाद, 22 नहीं, इनने 22 में दिया था आईबीए का एफिडेविट और 1995 में आया था आपका रेगुलेशन। 5 साल और 27 साल के बाद जो एफिडेविट आईबीए के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है, उस एफिडेविट में आईबीए यह कहता है कि जो पेंशन फंड है वो एम्प्लॉयर ऑफिसर्स के कंट्रीब्यूशन से बना है। और उसी में यह कहता है कि इन्होंने मतलब बैंक का कंट्रीब्यूशन छोड़ करके पेंशन ली है, अपने कोई करता है। लेकिन आगे जो ये कहते हैं कि पेंशन फंड क्रिएटेड बाय कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयज ऑफिसर्स ने बना है। तो अब हम देखते हैं कि जो आपका रेगुलेशन है जो 27 साल पहले आया था वो क्या कहता है। क्या उसमें ऐसा कहीं है कि बैंक के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे?
तो अब हम पहला बताओ, ये मैंने पहले ही बता रखा है। सबसे पहला बात, इस फंड में क्या क्या होगा, यानी पेंशन फंड की जो बात कर रहे हैं, क्या कहीं ऐसा है इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट करेंगे? नंबर 1, द कंट्रीब्यूशन बाय द बैंक एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ ऑन द पे ऑफ द एम्प्लॉय, यानी जो 10% बैंक कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर, एक तो वो इसमें पैसा जाएगा, यानी एम्प्लॉय का स्वयं का पैसा इसमें नहीं जाएगा, एम्प्लॉय का एक पैसा भी नहीं जाएगा। 2010 में जो काटा था गलत काटा था। और यहाँ ये बताता है कि जो लिखा है कि एम्प्लॉयज जो कंट्रीब्यूशन है, जो फंड बना हुआ है, वो ऑफिसर्स का और एम्प्लॉयज का है, ये बिल्कुल नकारता है, यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ 10% तो हो जाएगा। दूसरा, द अक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक टू द प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ओन अपॉन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर इन द रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉय सर्विस कर रहे थे, ऑफिसर एम्प्लॉय, उनका जो पैसा सीपीएफ में इकट्ठा हो गया था, उसका इंटरेस्ट हो एक हो जाएगा जिस दिन से उन्होंने सिग्नेचर किए बैंक ज्वाइन करने के। क्लियर है? तीसरा, द अमाउंट ऑफ कंसिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिफंडेड बाय द एम्प्लॉयज हु हैड रिटायर्ड बिफोर द नोटिफाइड डेट बट हु ऑप्ट फॉर पेंशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। ये रिटायरीज का है, पेंशनर्स का, जो ऑलरेडी जा चुके थे नोटिफाइड डेट से पहले। तो स्वाभाविक सी बात है, जितना वो प्रोविडेंट फंड लेंगे, उस पर जो इंटरेस्ट लेंगे उसको वो वापस करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या नाम है, कौन सा वापस करेंगे? वही जो बैंक वाला एम्प्लॉयर वाला 10% है, वो देंगे इंटरेस्ट के साथ। द इन्वेस्टमेंट इन एन्युटीज एंड सिक्योरिटीज परचेज आउट ऑफ द मनीज ऑफ द फंड। और जो सीपीएफ के पास पैसा पड़ा हुआ था, वो अपने पास नहीं रखते हैं, उनको या तो सिक्योरिटीज में लगाते हैं, एन्युटी लगाते, जितना पैसा वहाँ से आया वो इस फंड में चला जाएगा। अमाउंट ऑफ एनी कैपिटल गेन्स, कोई कैपिटल गेन होगा वो भी यहाँ चला जाएगा। उसके बाद द एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द बैंक इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन रेगुलेशन 11। रेगुलेशन 11 के अनुसार इसकी शॉर्टफॉल को पूरा करने के जो पैसा आएगा वो यहाँ चला जाएगा। यानी किसी भी जगह से बैंक के अफसर और एम्प्लॉय को ये कंपेल नहीं किया जा रहा है कि आप इस फंड में कंट्रीब्यूट करोगे। अब नंबर 11 क्या कहता है? ये कहता है द बैंक शैल कॉज एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय एन एक्चुअरी into the financial condition of the fund every financial year on 31st day of March and make such additional annual contribution to the fund as may be required to secure the payment of the benefit। 10% तो बैंक देगा ही देगा, उसके अलावा 31 मार्च को एक्चुअल कैलकुलेशन होगा और उसमें वो क्या करेंगे? एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे, हर साल करेंगे, एडिशनल होगा 10% अलग। यानी इन्होंने 2010 में जो पैसा एम्प्लॉय ऑफिसर्स का काटा था वो गलत काटा था। ये पैसा केवल और केवल किससे लेना था? बैंक से लेना था, एज पर द रेगुलेशन 11। और उसमें क्या है फिर? एनी इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट कैट, और फंड में जो भी इंटरेस्ट की इनकम हुई है, अमाउंट कैश ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अलॉन्ग इंटरेस्ट फंडेड बाय फैमिली, या फिर फैमिली मेंबर से जो पेंशन के लिए हकदार हो उनके लिए। यानी इनके 8 के 8 सब रेगुलेशन है। 7 रेगुलेशन में एक में भी ये नहीं कहा है कि किसी भी प्रकार से पैसा पेंशनर से लिया जाएगा, यानी एम्प्लॉय ऑफिसर से लिया जाएगा। लेकिन यहाँ इसकी जो आईबीए की जो भाषा है, आईबीए का जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, एक में तो कहते हैं ये फंड क्रिएट करता है किससे? ऑफिसर एम्प्लॉय से, जबकि इसके साथ के साथ रेगुलेशन में पूरा का पूरा लिखा है, 8 सब रेगुलेशन है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी प्रकार से किससे लोगे? ऑफिसर एम्प्लॉय से लोगे। और ये जो पैसा होगा इसमें फंड में जो जाएगा, पेंशन फंड में जो जाएगा, केवल और केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। इस बात को आईबीए भी अपने उसमें कहता है। कहाँ कहता है? ये कहता है बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स हैव गिवन अप वन बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर से जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन उसको छोड़ दिया, या अपना नहीं छोड़ा, उनको उसको छोड़ दिया जो बैंक से मिलता था, उसके बदले में पेंशन मिलेगी। तो भैया किस आधार पर आप लोगों ने 2010 में हमारा पैसा लिया? कौन सा कॉस्ट ऑफ पेंशन था, कौन सा कॉस्ट ऑफ फंड था जो आप कॉस्ट ऑफ फंड के नाम पे हमारा पैसे को ले गए? ये तो जो 27 साल पहले आपका जो रेगुलेशन आया था और 2022 में जो आपने एफिडेविट दिया है और 2010 में जो आपने पैसा काटा है, यानी सब का सब आपने रेगुलेशन के बाद काटा है। और रेगुलेशन आपको ये सब कुछ करने की अनुमति नहीं देता। और मुझे तो पता नहीं कि कौन बनाने वाला था इसका जो आईबीए का एफिडेविट है, इसमें टोटली इरेलेवेंट, एरोनियस, फैलेसियस वो है। और मैं तो ये चाहता हूं कि यदि सेवाराम जी चाहें तो सबसे पहले इनके एफिडेविट को लेकर के ही तोड़ताड़ कर दें,
कि पहले ये बताओ कि जो अब तुम पेंशन फंड की बात कर रहे हो, एक और तो कहते हो कि ऑफिसर एम्प्लॉय से बनता है, दूसरी ओर कहते हो कि एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन उसके बदले में पेंशन मिल रही है, तो इसका मतलब उनके बदले में पेंशन मिल रही है, स्वाभाविक सी बात है हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जब तुम 10% के शॉर्टफॉल कर रहे हो, बैंक दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अरे बैंक का ही पैसा है सब, वो 10% वाला वो भी एम्प्लॉयर का है और बाद में जो कमी बेसी वो भी एम्प्लॉयर का है, इसलिए एम्प्लॉयर का उस पर पूरा कंट्रोल है। अब दूसरा बात क्या है, ये कहते हैं पेंशन फंड। भाई पहले तो क्या है, ये फंड है और ये केवल पेंशन के लिए है। कोई भी बैंक इस पेंशन फंड को, जैसे सुना था कहीं पीएनबी ने किया था, दूसरे मतलब के लिए यहाँ से नहीं निकाल सकता है और ना कोई मतलब इसमें स्टैट्यूटरी बॉडी इसमें कुछ कर सकती है। सारा का सारा पैसा यहीं रहेगा और ये सारा का सारा पेंशनर्स का पैसा है, इनका पैसा नहीं है। वो अलग बात है कि लास्ट में जा करके जो पैसा रह जाएगा उसके प्रकट कैसे डिस्पोज करेंगे कैसे नहीं करेंगे जब एनपीएस शुरू हो जाएगा। अब ये सारी बात देखने के बाद आईबीए का एफिडेविट रेगुलेशन 1995 को पढ़ने के बाद और आईबीए के कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट पढ़ने के बाद साफ सुथरा हो जाता है कि हमसे जो 2010 में पैसा लगा वो भी गलत था। इसको पेंशन फंड बना करके कॉर्पस वर्ड पता नहीं कहां से आया, रेगुलेशन में कोई कॉर्पस नहीं है, वो भी गलत हो जाता है। अब मैं इसको यहां ही खत्म करूंगा, ज़्यादा फंड पर नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया कि हमारी जो पेंशन है कोई फंड वेस्ट नहीं है किसी प्रकार से। ये केवल और केवल आईबीए भी कन्फ्यूज्ड है, यूएफबीयू चुप है, उसको पता है कि वो कुछ फ़ायदे उठा करके बैठा है। ये कारण है असली इन सब चीज़ों का। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।